हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है सुब्रमण्य भारती। तो ये एक ऐसे लेखक थे, एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाएं तमिल भाषा में की हैं और तमिल साहित्य के अंदर इन्हें बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है। शुरू करते हैं उनके बारे में पढ़ना। सुब्रमण्य भारती 20वीं सदी के महान तमिल कवि थे। उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कृष्ट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का उपयोग किया वह था उनका लेखन, विशेषतया कविता। उनकी कविताओं में तमिलवासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्नास्वामी अय्यर और माँ का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन में भारत को सुबैया कहकर पुकारा करते थे। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनका पाठ करने के बहुत शौकीन थे। एट्टयपुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुबैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। राजा के दरबार में एकत्र हुए विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उन्हें भारती की उपाधि से सुशोभित किया। इस तरह वे सुब्रमण्य भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब सुबैया 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी चेलमाल उस समय 7 वर्ष की थी। कुछ दिनों बाद सुबैया के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। सन 1898 में भारती आगे पढ़ने के लिए वाराणसी यानी कि बनारस अपनी काकी के पास चले गए। बनारस में उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत भाषाएं सीखी। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने बड़ी बड़ी पैनी मूछें रख ली, वे सिर पर पगड़ी पहनने लगे। उनकी विचारधारा में भी महान परिवर्तन आया। उनके हृदय में उग्र राष्ट्रीयता के बीच के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे भारतीयों का दुख व उनकी पीड़ा महसूस होने लगी। अपने साथ साथ देश प्रेम की भावना सुलगाए देशभक्त कवि भारती 4 वर्ष बाद बनारस से घर लौटे। जीविका के लिए वे चेन्नई, तत्कालीन मद्रास में प्रसिद्ध तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन में सहायक संपादक की हैसियत से नौकरी करने लगे, जिसके संस्थापक थे महान नेता जी सुब्रमण्यम अय्यर। अपने गीतों के माध्यम से भारतीय लोगों के हृदयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगे। जंगल की आग की तरह फैलते फैलते ये गीत शीघ्र ही राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के हृदय तक पहुंच गए। सन 1907 में भारती ने सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उग्रवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्हें यह विश्वास हो गया कि नरमपंथी दृष्टि, देखिए जो कांग्रेस थी वो दो दलों में बट गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी। तो नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनके मन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। वे लोग क्रांतिकारियों की तरह भारत की स्वाधीनता के लिए या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को तत्पर थे। उन्हें लगा कि स्थिति क्रांतिकारी मोड़ लेना चाहती है। भारती की देशभक्ति पूर्ण लेखन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था, फिर भी कोई उसे छापने को तैयार नहीं था। लोग सरकार के क्रोध से डरते थे। यहाँ तक कि स्वदेश मित्रन के संपादक ने भी उनके दृढ़ उग्रवादी विचारों को छापने से इनकार कर दिया। इसलिए भारती ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और 1907 में वे अपना ही इंडिया नामक एक साप्ताहिक निकालने लगे, जिसमें वे अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापते और जनता उत्सुकता से उन्हें पढ़ती। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन भड़कता जा रहा था। शासकों ने इसे दबाने के लिए नेताओं और आंदोलनकर्ताओं को पकड़ना और जेल में बंद करना शुरू किया। भारती किसी दिन अपनी गिरफ्तारी के वारंट का इंतजार कर रहे थे। उनके दोस्त और अनुयायी नहीं चाहते थे कि वे शिकंजों के पीछे बंद हो, यानी सलाखों के पीछे बंद हो। इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती सन 1908 में पांडिचेरी चले गए। वहाँ भी ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। भारती को उन गुप्तचरों का पता लग गया था। अपने दुखपूर्ण क्षणों में भी भारती का ईश्वरीय शक्ति पर से विश्वास नहीं हटा। इससे उन्हें पांडिचेरी में सबसे कठिन समय बिताने में सहायता मिली। जब उनके पास धन नहीं था, उनके प्रशंसकों ने आर्थिक रूप से और अन्य तरीकों से उनकी मदद की। यहाँ तक कि मकान का किराया न देने पर भी उनके मकान मालिक ने उन्हें कुछ नहीं कहा। भारती स्वयं किसी से सहायता नहीं मांगते थे। सहायता मांगने से उनके स्वाभिमान को ठेस लगती, किंतु गरीबी उनकी उदारता को कम नहीं कर पाई। एक बार उन्होंने अपना बहुमूल्य जरी वाला
बॉर्डर वाला अंगवस्त्रक जिसे किसी अमीर प्रशंसक ने उन्हें दिया था, एक गरीब को दे दिया था। जब चेल्लम्माल ने इस बात के लिए उन्हें डांटा तो वे हंस दिए और बोले कि उस गरीब आदमी पर वह अच्छा लग रहा था। दूसरों की खुशी उनकी खुशी थी। वे अपने लेखन में अक्सर यह बात व्यक्त करते थे कि समस्त जीवित प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है और उसकी नज़र में हम सब बराबर हैं। ऐसा लगता है कि जंगली जानवर भी भारती के सच्चे प्यार को पहचानते थे। एक बार भारती और चेल्लम्माल चिड़ियाघर में घूम रहे थे। वे शेर के पिंजरे के बहुत करीब चले गए और जंगल के राजा को बुलाकर उससे बोले कि कविता का राजा तुमसे मिलने आया है। जवाब में शेर दहाड़ा और उसने भारती को अपना स्पर्श करने दिया। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अन्य दर्शक भौचक्के रह गए। भारती को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने बच्चों के लिए द चाइल्ड सॉन्ग, बच्चे का गीत लिखा, उसे धुन दी और गाया भी। भागो और खेलो, आलसी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों, मिलजुल कर खेलो, कभी भी घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यही जीवन का ढंग है मेरे प्यारे बच्चों। भारती ने स्वतंत्र भारत के ऐसे लोगों की कल्पना की थी जो उच्च विचारों को आत्मसात कर उन्हें बढ़ावा देंगे। वे सहज ही पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों से हिल मिल जाते थे। अब तक गांधी जी का सार्वभौमिक प्रेम व भाईचारे का संदेश देश भर में चारों ओर फैलने लगा था। उनसे प्रभावित होकर भारती ने लिखा, अरे मन मेरे मधुर, दया दिखा शत्रु पर, उनका विजयनाद का गीत जिस नृत्य पर भी किया जाता है कहता है, मानव मानव एक समान, एक ही जाति हम संतान, यही दृष्टि है खुशी आज की, बजा नगाड़ा करो घोषणा प्रेम राज्य की। भारती ने गांधी जी की प्रशंसा में कविता लिखी। बहुत वर्षों तक जियो गांधी महात्मा। भारती गांधी जी से चेन्नई, मद्रास में सन 1919 में केवल एक बार मिले थे और वह भी कुछ क्षणों के लिए। गांधी जी ने राजा और अन्य कांग्रेसी नेताओं और देशभक्तों से कहा था कि भारतीय देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका अंत आ गया। भारतीय नियमित रूप से मंदिर जाते थे। वहाँ मंदिर के हाथी को नारियल देने में उन्होंने कभी चूक नहीं की। एक दिन हाथी मस्ती में था, इस बात से अनभिज्ञ भारती हमेशा की तरह नारियल खिलाने उसके करीब गए। हाथी ने उनके अपनी विशाल सूंड मारी और वे एक उखड़े हुए पेड़ की तरह गिर गए। वे बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ जमा हो गई और उन्हें देखने लगी, पर कोई भी पास जाकर उन्हें बचाने की हिम्मत न जुटा पाया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर भारती के घनिष्ठ मित्र कानन के कानों तक पहुंची तो वे भागे हुए आए और उन्होंने भारती को बचाया। अच्छी चिकित्सा होने के कारण भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। वे मन से अपने आप को स्वस्थ समझते थे और इसलिए यह विश्वास करने से इनकार करते थे कि उनकी सेहत गिर रही है। वे तब तक अपने क्षीण स्वर में गाते रहे जब तक 12 सितंबर सन 1921 को उनकी आवाज़ सदा के लिए शांत न हो गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारती की रचनाएं विस्तृत रूप से प्रकाशित होने लगीं। आज विश्व के पुस्तकालयों में उनकी किताबें संग्रहित हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा में उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। सुब्रमण्यम भारती की याद में एट्टापुरम में भारती मंडप स्थापित किया गया है। यहाँ तमिल में महात्मा गांधी द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है जिन्होंने भारती को अमर बनाया। उन प्रयासों को मेरा आशीर्वाद। चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की एक प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत लहरों का लयबद्ध नाद उनकी कविताओं को गुनगुना रहा है। भारती द्वारा रचित आखिरी गीत जो उन्होंने चेन्नई, मद्रास के समुद्र तट पर हुई सभा में अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले गाया था, उनके लोकप्रिय गीतों में से एक है। भारतीय समुदाय अमर हो, जय हो भारत जन की जय हो, भारत जनता की जय हो, जय हो जय हो जय हो। तो यहाँ हमने सुब्रमण्य भारती के बारे में बहुत कुछ जाना। कैसे उन्होंने तमिल साहित्य को इतना गौरवपूर्ण बनाया अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कृतियों के द्वारा। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।